स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक कक्षा 10 में आपने ये पढ़ा होगा। आज आपको पुनः कक्षा 12 में ही पढ़ने को मिल रहा है। तो बच्चों, विभिन्न प्रकार के जो प्रायोगिक जो एक्सपेरिमेंटल वर्क का हम करते हैं, उन वर्कों में प्रतिरोधों में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं आवश्यकता अनुसार। तो इस तरीके से प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से किया जाता है ना। एक है आपका श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है प्रतिरोधों का श्रेणी एवं समांतर क्रम में संयोजन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। इन सीरीज, हम प्रतिरोधों को इन सीरीज में जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप जो हम पढ़ रहे हैं उसी को आपको समझना है। हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक प्रतिरोध है ए बी, एक प्रतिरोध है। इस ए बी प्रतिरोध का जो दूसरा वाला सिरा है उसको दूसरे प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से हमने जोड़ दिया। अगला जो तीसरा प्रतिरोध हम लेंगे उसका जो पहला वाला सिरा है उसको दूसरे प्रतिरोध के दूसरे वाले सिरे से हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे कि पहले प्रतिरोध का जो पहला सिरा और जो अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा है उसको एक उभयनिष्ठ बिंदु के एक उभयनिष्ठ बिंदु पर हम क्या जोड़ देते हैं, एक बैटरी को हम जोड़ देते हैं। ये आपका प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, बैटरी जोड़ देते हैं। अब हमने क्या किया कि जब हम बैटरी के द्वारा हम क्या दे रहे हैं, धारा दे रहे हैं। तो हमने जो तीन प्रतिरोध लिए इसको समझना है, R1, R2, R3। अब इसमें हमने क्या किया, बैटरी से हमने धारा प्रवाहित करी। इसमें बैटरी से धारा प्रवाहित करी। बैटरी से धारा प्रवाहित करने पर यहां पर धारा I1, इस वाले में धारा क्या होगी, यहाँ पे धारा जो है समान धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो विभवांतर होगा, इस पे विभवांतर V1, इस पर विभवांतर V2, इस पर विभवांतर V3। विभव क्या होगा, इनके बीच में विभवांतर अलग है, यहाँ पर विभवांतर अलग है, यहाँ पर विभवांतर अलग है, लेकिन धारा समान रूप से इसमें जो धारा समान धारा इसमें क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो अब हम जो देखेंगे, अब हमने इसमें देखना है, क्योंकि इसमें जो है हमने जब धारा प्रवाहित की तो धारा प्रवाहित करने पर विभव क्या है, समान है, और विभव क्या है, भिन्न है, और धारा क्या है, समान है। तो हमारा जो हम ओम्स का नियम पढ़ा है हमने, ओम्स के नियमानुसार V बराबर
आई आर। अब यहां पे देखिएगा जो ये V1 है, ये V1 मीन्स ये हो जाएगा ए और डी के बीच जो विभवांतर हो जाएगा, मानो वो समान ए वी ए माइनस वी टी किसके है, विभवांतर। इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर किसका है, विभवांतर क्या है, V है। कुल विभवांतर कितना होगा, V। लेकिन जबकि इन प्रतिरोधों पर विभवांतर यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है और यहाँ पर क्या है, V3 है। तो हम कर देखते हैं, यहाँ पर हम पहले निकालेंगे V1 निकालते हैं। V1 के लिए हमने निकाला V1 बराबर VA माइनस VB, ठीक है। इसको बोलेंगे धारा हमारी क्या है, समान है और प्रतिरोध यहाँ पे धारा समान है लेकिन प्रतिरोध अलग है। इस समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से इस दूसरे वाले प्रतिरोध में हम देखेंगे, यहाँ पर जो विभव है हमारा वो V2 है, इन पे विभवांतर V2 है। V2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे VB माइनस VC, ये हो जाएगा IR2, समीकरण नंबर 2। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो तीसरे पे आएगा, तीसरे पे जो विभवांतर होगा V3, वो V3 हो जाएगा VC माइनस VD बराबर IR3। अब यहाँ पे देखिएगा जो कुल विभवांतर A और D के बीच जो कुल विभवांतर है वो मैंने बताया VA माइनस VT बराबर V के। तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब ये जो V है, V1 हमारे पास है VA माइनस VB प्लस V2 है VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD बराबर, देखिए इसकी वैल्यू जो है V1 की जो वैल्यू है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिएगा जो कुल विभवांतर है A और D के बीच जो कुल विभवांतर है ये VB माइनस V प्लस V कैंसिल, तो हमारे पास वो बचा VA माइनस VT, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। VA दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा V माइनस VD किसके बराबर होगा, V के। और V जो हमारे पास है, V जो है और V हो जाएगा V इज इक्वल टू VA माइनस VD, जो हमारे पास है I हमारा कॉमन आ जाएगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब ये हमारा जो है हमने जो है कुल विभवांतर हमने A और श्रेणी क्रम में जुड़े जो प्रतिरोध हैं, इन प्रतिरोधों के बीच कुल विभवांतर हमने निकाल दिया V। अब देखिएगा यहाँ पे हमने लेना है एक इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध लेना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना है। ये मानते हैं, माना हमने जो है तीन प्रतिरोध न लेकर के हमने क्या प्रतिरोध ले रखा है, एक प्रतिरोध ले रखा है जिसको हम कह रहे हैं तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे माना उस पे V बराबर IR, ठीक है। अब V बराबर IR हमने जो है इस वैल्यू में रख दिया। V बराबर हमने समीकरण निकाल रखी, समीकरण नंबर इसको हम 4 बोल सकते हैं। V का मान इस समीकरण में रखेंगे तो ये हो जाएगा I R बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, इसलिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो दो बिंदुओं के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है, जो ये हमने तुल्य प्रतिरोध लगाया, उस तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होगा, अन्य अलग अलग लगाए गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। इसलिए तुल्य प्रतिरोध को हम प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों को इसलिए जोड़ते हैं ताकि हमारा प्रतिरोध क्या हो, प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तुल्य प्रतिरोध जोड़ते हैं, ठीक है। तो
ये हो गया आपका। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का संयोजन है उसमें धारा क्या होती है, समान होती है। प्रतिरोधों का तुल्य श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का जो योग होगा वो तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा। जैसे आप कह सकते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और विभव क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के बीच जो विभव भी हो जाएगा वो अलग अलग विभव के प्रतिरोधों में अलग अलग विभवों के योग के बराबर होगा। जिस प्रकार से मैंने पहले आपको बता चुका हूं, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर किसके, V के। तो ये जो है श्रेणी क्रम है। इसके अलावा अगला जो क्रम हमारे पास आता है प्रतिरोधों का जो संयोजन है, वो दूसरा जो सीरीज है वो है पैरेलल, इन पैरेलल, इन पैरेलल, समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन के लिए हम जो है क्या करते हैं, जो प्रतिरोध है समांतर क्रम में हम जो प्रतिरोध जोड़ रहे हैं, एक प्रतिरोध ये है, इनका प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरा प्रतिरोध हमारे पास ये है, और तीसरा प्रतिरोध हमारे पास तीसरा। अब जो तीन प्रतिरोध हमने समांतर क्रम में जोड़े उनका पहला वाला सिरा, इसका पहला वाला सिरा किस पे जोड़ देते हैं, ए पर जोड़ देते हैं। और दूसरा वाला जो सिरा है ये R1, ये R2, R3, तीन प्रतिरोधों को क्रमशः जो है उनका जो प्रथम सिरा है, प्रथम जो टर्मिनल है उसको ए से, और दूसरा जो टर्मिनल को है उसको बी से जोड़ देते हैं। और उनके बीच में जो उभयनिष्ठ बिंदु है वहां पर हम क्या जोड़ते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं। यहाँ तो हमने क्या जोड़ दी, बैटरी जोड़ दी, है ना। अब हम क्या करते हैं कि जब इन पर क्या किया जाए, जब बैटरी के द्वारा धारा दी जाए, इस परिपथ में धारा दी जाए, तो इसमें जो है धारा तीन भागों में बढ़ जाती है। इसके नियमानुसार, किरचॉफ के नियमानुसार, किरचॉफ का नियम के अनुसार ये जो है धारा I1, I2 और I3, ठीक। लेकिन जो विभव है यहाँ पर, इनके बीच विभव क्या है, समान होगा। विभव क्या हो जाएगा, समान। यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा, समान है। अब देखिएगा ये धारा I1 गई यहाँ से होकर के यहाँ पर पुनः मिल गई, उसी प्रकार से I2, I3 पुनः यहाँ पर जाकर के मिल गई। तो जो धारा हमने I यहाँ से दी वही धारा हमें यहाँ पे प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जो दो बिंदुओं के बीच जो विभव है वो क्या है, समान है, और धारा क्या हो जाएगी, अलग अलग है, और प्रतिरोध क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो प्रतिरोध होगा, यहाँ पे जो जिस प्रकार से हम करेंगे, हम जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे पहला, जो पहली कंडीशन होती है हमारी कि पहला हम क्या करना है, हमने कि जो धारा है, धारा का मान I बराबर I किरचॉफ के अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ का जो पहला नियम कहता है कि किसी संधि पर आने वाली, ये संधि है, किसी संधि पर आने वाली तथा जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ये किरचॉफ का पहला नियम है। परिपथों से संबंधित जो नियम है कि किसी संधि पर, ये संधि है, संधि पर जाने वाली, संधि पर आने वाली तथा जाने वाली धाराओं का
बीजगणित योग शून्य होता है। या हम कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो संधि पर आ रही है उसको हम लेते हैं धनात्मक, और जो जा रही है, दिशा देखिएगा, ये जा रही है संधि पे आ रही है, इसको धनात्मक, और जो जा रही है उसको ऋणात्मक लेते हैं। तो हम कह सकते हैं इसको I को हमने धन ले लिया, I माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 बराबर 0। या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण नंबर 1। क्लियर है। अब हम दूसरा क्या सोचते हैं इसमें, दूसरा हम करते हैं कि हमने I निकालनी है। विभव क्या है, यहाँ पर R1 पर विभव समान है, R2 पर विभव समान है, R3 पर विभव समान है। तो हमने I निकालना है, यहाँ पे I की वैल्यू निकालनी है। तो किसके अनुसार, ओम्स के नियम अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V बराबर क्या होता है I R, इसलिए I बराबर V अपॉन R। ठीक है। पहले प्रतिरोध के लिए हम लेते हैं, पहले प्रतिरोध के लिए हम लेते हैं, पहले प्रतिरोध में धारा क्या हो रही है I1, I1 बराबर हो जाएगा V बटे R1। इसके लिए जो है हमारा जो है विभव समान है। दूसरा I2 हो जाएगा V बटे R2। तीसरा हो जाएगा I3 हो जाएगा V बटे R3। ये समीकरण नंबर 2, 3 और 4। तो हम यहाँ पे रखेंगे, अब यहाँ पे जो है हमें I1, I2 और I3 की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। तो हम यहाँ पर जो मान रखेंगे I बराबर I1 की वैल्यू है V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3, ये I हो गया। अब चूंकि हमारा V कॉमन है तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो जाएगा I। अब सेम कंडीशन जो हमने इन सीरीज में लिया था, हम कह रहे हैं कि लेट अस कंसीडर कि यहाँ पर तीन सामान्य क्रम में 3 प्रतिरोध ना होकर के हमारे पास केवल एक ही प्रतिरोध है। हमने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ा है, वो है उसका प्रतिरोध माना सपोज क्या है R है। हम इस तरीके से ले रहे हैं, यहाँ पर जो है 3 ना होकर के क्या है एक रेजिस्टेंस है, ये हम ले रहे हैं। एक रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर है। तो उस कंडीशन में माना उसका प्रतिरोध क्या है R है, ठीक है, और उस पर जो धारा है वो आपकी I है, और उसके बीच विभवांतर क्या है A और B माना ये है, विभवांतर क्या है V है। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा I बराबर V अपॉन R। ठीक है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे। ये जो हमारी समीकरण बनी I की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा V अपॉन R बराबर V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हो जाएगा V से V कैंसिल, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब एक चीज हमने यहाँ पे देखी कि हम प्रतिरोधों के व्युत्क्रम को हमने ये देखा कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का जो व्युत्क्रमों का योग है वो तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर है। मतलब हमने पढ़ा कि प्रतिरोधों के व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते हैं, चालकता कहते हैं, चालकता। प्रतिरोधों के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं, जिसको हमने इससे पहले इस टॉपिक से पहले पढ़ा था G बराबर 1 अपॉन रो। मतलब चालकता को हम किससे डिनोट करते हैं, G से। तो हम इसको लिख सकते हैं G बराबर G1 प्लस G2 प्लस G3। ये हम चालकता के रूप में हमने इसको लिख दिया। अब चूंकि अब देखिए इससे इस पैरेलल मतलब समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पे हमने देखा कि 3 चीजें हमने देखी कि जब हम किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा अलग अलग होकर के अलग अलग धाराओं का जो योग होगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है। प्रतिरोधों का जो व्युत्क्रम है
1/R1, 1/R2, 1/R3 वो तुल्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के बराबर होता है। और तीसरी कंडीशन है कि दोनों बिंदुओं के बीच जो है विभव क्या होता है, यदि हमने समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा है तो वहां पर उनके दोनों सिरों के बीच विभव क्या होता है, समान होता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि प्रतिरोधों का जो संयोजन किया जाता है विभिन्न प्रायोगिक कार्यों को करने के लिए, एक्सपेरिमेंट वर्क को करने के लिए हमें प्रतिरोधों में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, जैसा भी हमें चाहिए होगा। यदि हमें श्रेणी क्रम में हमें तुल्य प्रतिरोध को बढ़ाना है तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, यदि हमें जो है प्रतिरोध को क्या करना है, कम करना है, तो हम समांतर क्रम में उसको जोड़ते हैं। क्योंकि अब देखिएगा कि 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, मतलब जो तुल्य प्रतिरोधों का जो व्युत्क्रम है इनमें से जो सबसे कम प्रतिरोध है उसके व्युत्क्रम से भी कम मान होता है किसका, तुल्य प्रतिरोध का, किसमें, समांतर क्रम में। तो बच्चों ये टॉपिक था हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद।